स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे पंचकुला में बनने वाले 80 करोड़ की लागत से वित्त भवन के बारे में। वित्त भवन का सीएम मनोहर लाल ने किया शिलान्यास। अस्सी करोड़ की लागत से बनेगा वित्त भवन। बारह 12,000 स्क्वायर फीट में बनेगी ग्रीन बिल्डिंग। सीएम ने कहा, देश में वित्त प्रबंधन में हरियाणा अव्वल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला एमडीसी सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता, बल्कि जनता से एकत्र किया जाता है। जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकूला एमडीसी सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान अंबाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे। एक प्रकार की किसी भी सरकार का जो वित्त विभाग होता है वही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के बजाय अगर मैं कहूं तो जैसे रक्त धमनियों में बहता है और हृदय का काम होता है कि अगर रक्त चालू नहीं होगा तो शरीर काम नहीं करेगा। अगर किसी सरकार के काम में से या किसी भी संस्था के काम में से वित्त को निकाल दिया जाए तो क्या एक कदम आगे बढ़ना संभव है? संभव नहीं है। वित्त की व्यवस्था ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, आयाम है। वित्त की व्यवस्था नहीं होगी तो चाहे व्यक्ति का जीवन हो, चाहे परिवार का जीवन हो, चाहे किसी का व्यापार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे सरकार हो, उसके फेल होने में देर नहीं लगती। तो जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक यानी बिजनेस का संस्थान, उसके लिए प्रबंधन अच्छा काम करता है तभी जीवन यानी सफलता मिलती है, वैसे ही सरकार में होता है। और सरकार का तो एक और पहलू भी ध्यान रखने लायक है
कि सरकार का वित्त, जैसे किसी व्यक्ति का अपना वित्त जो होता है वो अपना ही होता है, उसके ऊपर अधिकार उस व्यक्ति का होता है, उस परिवार का होता है। लेकिन सरकार का जो वित्त होता है, सरकार का कोई अपना वित्त नहीं होता, यानी अपना कोई अधिकार नहीं होता है, ये जनता का वित्त होता है। ये पैसा जनता से पाई पाई टैक्स के रूप में लिया जाता है, जनता की कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम सरकार के लोग तो उसके प्रहरी हैं, ट्रस्टी हैं। वित्त व्यवस्था का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें ऑडिट भी होता है, उसमें लीकेज भी रोकनी होती है, उसमें प्लानिंग भी अच्छी बनानी होती है, उसमें रेवेन्यू भी ज्यादा आना चाहिए, उसमें खर्च भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन किस मद पर खर्च होना चाहिए ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो मित्रों, आज के इस दिन मैं तो हमारा जो वित्त व्यवस्था का सारा विभाग है, अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहां यानी स्थान का भी अभाव है। और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बजट जो कभी 60-70 हजार करोड़ का होता था, अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है। उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर, लगभग 2 साल में बनकर यह तैयार होगा। और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार की इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। इस विषय के साथ आपको इस भवन के बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। जिसका भी वित्त प्रबंधन मजबूत होगा वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आमदनी हुई हो और 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी हुआ, लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। प्रधानमंत्री गुरुवार को झज्जर के बाड़सा स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के लोकार्पण अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे हरियाणा में लंबे वक्त तक काम करने का अवसर मिला है और अनेक सरकारों को मैंने नजदीक से देखा है। हरियाणा को 5 दशकों में मनोहर लाल के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदार सरकार मिली है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री की ईमानदार कार्यशैली पर मुहर लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर समय प्रदेश की भलाई के लिए सोचती है। टांका लगना माने क्या कहेंगे इसको? बोल दो। भ्रष्टाचार। इसको हमने रोकना है, इसके ऊपर चाबी कसनी है। और ये हम ऊपर से नीचे तक जहां पता लग जाए हम छोड़ते नहीं है। चाहे कोई अफसर हो, कर्मचारी हो, कोई नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो या जनता का कोई आदमी हो, क्योंकि ये ऐसा विषय सर्कल है कि भ्रष्टाचार मेलजोल के बिना नहीं हो सकता। कोई 2 लोगों की सहमति बनती है तो भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार को रोकना तो जनता को भी आगे आना चाहिए, और जनता आगे आएगी तो निश्चित रूप से इस कलंक से बाहर हो पाएंगे। मेरा कुल मिलाकर के आज के दिन इतना ही कहना है कि वित्त व्यवस्था का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें ऑडिट भी होता है, उसमें लीकेज भी रोकनी होती है, उसमें प्लानिंग भी अच्छी बनानी होती है, उसमें रेवेन्यू भी ज्यादा आना चाहिए, उसमें खर्च भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन किस मद पर खर्च होना चाहिए ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो मित्रों, आज के इस दिन मैं तो बंद करिए यार। हमारा जो
वित्त व्यवस्था का सारा विभाग है। अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहाँ यानी स्थान का भी अभाव है। और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, जो ये बजट जो कभी 60-70 हजार करोड़ का होता था, अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है। उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर लगभग 2 साल में बनकर ये तैयार होगा। और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। इस विषय के साथ आपको इस भवन के बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा के विकास का मूल्यांकन किया जाए तो पिछले 5 दशकों की सबसे उत्तम और सबसे रचनात्मक तरीके से काम करने वाली सरकार हरियाणा को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं मनोहर लाल को लंबे समय से जानता हूं। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार उनके नेतृत्व में इनोवेटिव काम कर रही है, कई बार उस कार्यशैली को केंद्र सरकार भी अपनाती रही है। यही नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रेरणा स्रोत बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो हरियाणा के सुखद भविष्य की नींव में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा आज मनोहर लाल के नेतृत्व में देश के उज्जवल भविष्य की ताकत बन रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि जो भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा सरकार की लगाई जाएगी, उस भरोसे पर वो खरा उतरेगी। सर, और किस तरीके से ये पूरे प्रदेश का यहाँ पर वित्त का सेंट्रिक पॉइंट बनेगा सर? देखिए, वित्त विभाग सरकार के सारे संचालन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, क्योंकि अब जैसे जैसे वित्त विभाग का व्याप बढ़ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है और बहुत प्रकार के आयाम वित्त विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑडिट है, चाहे प्लानिंग है, चाहे रिसीट्स हैं, चाहे रेवेन्यू है, चाहे खर्चे हैं। इन सब चीज़ों का अलग अलग से प्लानिंग करने का जो बड़ा एक दायरा बना है, तो विभाग की जो अभी तक व्यवस्था बैठने की वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में ही थी, यानी जो हमारा चंडीगढ़ का सेक्रेटरीट वहीं थी। कुछ छोटे छोटे विभागों को अलग अलग भवनों में भी बैठाया हुआ था, लेकिन एक स्थान पर सारा वित्त विभाग आए। तो यहाँ हमने जो 2 एकड़ के ऊपर 5 मंजिला जो एक भवन खड़ा करने का विचार किया है, 2 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा। लगभग 75 करोड़ रुपए का इसका खर्च आएगा। तो इसमें वित्त विभाग एक ही स्थान से सारी चीज़ें कर सकेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पंचकुला को बनाने का निर्णय लिया। आज इसका शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता का आह्वान किया, साथ ही कहा कि जो व्यक्ति और संस्थान टैक्स देने में सक्षम हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जो पंक्ति में खड़ा अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति है, उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स और विकास शुल्क आदि लेते समय कलेक्शन मशीनरी में टाका लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्ती करने की आवश्यकता है। इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। जनता आगे आएगी तो इस पर पूर्ण रूप से रोक लग सकेगी। सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। टैक्स के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व जनता पर ही खर्च किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के ऋण को लेकर विपक्ष हमेशा झूठे आंकड़े पेश करता है।
2014 में जब हमने सरकार संभाली तो प्रदेश पर 98,000 करोड़ रुपए का ऋण था, जबकि विपक्ष 61,000 करोड़ रुपए बताता था। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 2014 से 15 के दौरान 71,000 करोड़ सरकार पर ऋण था, जबकि 27,000 करोड़ रुपए ऋण बिजली डिपार्टमेंट पर था। इस 27,000 करोड़ के ऋण को सरकार ने अपने अंतर्गत लेकर चुकाया। दोनों को जोड़ दें तो 98,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष ने कितना बड़ा भ्रम फैलाया। कांग्रेस के समय जो बजट उन्होंने पेश किया था उस समय उनका बजट 98,000 करोड़ रुपए था। अब वो 98,000 करोड़ को इसलिए नहीं मानते कि उस समय जो पावर डिपार्टमेंट का खर्च था, जो बाद में 27,000 करोड़ रुपए हमने उदय योजना के अंतर्गत सरकारी बजट में लेकर के आए हैं, उस समय वो सरकारी बजट में नहीं होता था। उस समय का जो डेट था वो 71,000 करोड़ था। 27,000 करोड़ रुपया उदय का जो ट्रांसफर किया गया वो 98,000 करोड़ बनता है। उसके मुकाबले में अब हमारा पिछले साल का जो डेट था वो 2 लाख करोड़ रुपए था। इस नए बजट की जो आंकड़े आएंगे वो तो बाद में आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो एक समय के हिसाब से, बजट के साइज के हिसाब से और जीएसडीपी के हिसाब से वो विद इन लिमिट्स है, विद इन पैरामीटर है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी 2.90% पर हम रखे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से हमें 5% तक जाने की भी छूट मिली हुई है। लेकिन हमने अपने बजट के ऊपर कंट्रोल ऐसा बनाया हुआ है, वित्त व्यवस्था हमारी मजबूत है, तो हमने उसको 2.9 से ऊपर जाने नहीं दिया, जो कि बहुत प्रदेश इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। और जहाँ तक जीएसटी डेट रेशियो का विषय है वो भी 23.27% पर ही हमारा है, जबकि पड़ोस का प्रदेश पंजाब की परसेंटेज ऋण की 42% जा चुकी है। तो हम अपने सारे सिस्टम में वेल विद इन अवर यानी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरूरी है। आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और नगर परिषद की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। इससे इन क्षेत्रों में व्यवस्था अच्छी होगी। विकास शुल्क 2018 में बढ़ाया गया था, जो 500 रुपए प्रति मीटर या रजिस्ट्री का 5% जो भी ज्यादा होगा वो लिया जाना तय हुआ था। विपक्ष इसको करोड़ों रुपए लेने का मुद्दा बना रहा है, जबकि ये गुरुग्राम और पंचकुला जैसे बड़े शहरों में जरूर ज्यादा हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है। जनता द्वारा दिया गया ये शुल्क उन्हीं के विकास पर खर्च किया जाता है। एक जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून के बाद कुछ उद्योगों ने डोमिसाइल का मामला उठाया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है उसे प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा।
विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर विभाग में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिकवरी सेल बने। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर विभाग का ऑडिट दूसरे विभागों द्वारा किया जाना चाहिए, इससे गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में एक रिकवरी सेल भी बनाई जानी चाहिए। इससे वित्त विभाग मजबूत होगा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित होने पर पंचकूला में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में ये वित्त भवन यहां बनाया जा रहा है। पंचकूला के लिए ये खुशी का दिन है। जैसे छाल उतारते हैं पेड़ की, तो ऐसे वो छाल उतारते रहते हैं। कारण क्या है कि जैसे विकास शुल्क की बात हम लें तो हमने 2018 से ही जो फिक्स रेट था 500 रुपये प्रति मीटर का या 5% ऑफ कलेक्टर रेट, उसमें से जो हायर है वो हम ले रहे थे। और उसमें भी 5% जो है बहुत से समय रजिस्ट्री कराते समय लोग दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं था। अब चूंकि जो लिमिट्स हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको खत्म किया है। रिलेटिव वैल्यू केवल कलेक्टर रेट पर 5% और एक समान रेट सब जगह हो, क्योंकि ये रेट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से उसको कैलकुलेट करना कठिन था। अब जितनी वहाँ की कलेक्टर रेट है, सस्ता मकान है तो कम, वैसा मकान है तो कम वैसा लगेगा, महंगा मकान है तो ज़्यादा लगेगा। और ये केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है कि अब ऐसे प्रकार के जो शुल्क हैं ये रिलेटिव परसेंटेज वाइज रखने चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट में हर बार हर साल उसको बढ़ाना पड़ता है। तो हर साल बढ़ाने में लोगों को लगता है शायद बहुत बढ़ गया। अब तो उस मकान की या उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से वो 5% जितना होगा अपने आप उसको रिलेटिवली बढ़ता है। डोमिसाइल वाला मुद्दा सर, वो भी थोड़ा डोमिसाइल में देखिए, चूंकि अब जब हम ये कानून लेकर के आ रहे थे 75%, उस समय जो लोग इंडस्ट्री खासकर उनका साल से हमारे यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, तो इनके परिवारों का क्या होगा? उनके परिवारों के बच्चे भी जो अच्छे क्वालिफाइड हो जाते हैं वो तो उनके बच्चे आ नहीं पाएंगे। और बहुत प्रदेशों का हमने अध्ययन भी किया है, उन प्रदेशों में 5 साल 7 साल अलग अलग, किसी ने तो 3 साल भी रखा हुआ है। तो ये जो कहना है कि 15 साल ही सब प्रांतों में, ये गलत है। हर प्रांत ने अपने अपने तरीके से डोमिसाइल की एक एज रखी हुई है। तो डोमिसाइल का जो पीरियड है हमने उसको 5 साल किया है कि 5 साल पहले कोई भी आकर के यहाँ बस गया है, उसके पास कोई प्रमाण है, तो वो यहाँ का डोमिसाइल होगा। आखिरी सवाल, गुरमीत राम रहीम की जेड सिक्योरिटी को लेके बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार फरलो के अंदर उसको जेड सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की? तो आपने देखा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में विकास का एक नया खाका लगातार खींच रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का साफ कहना है कि जो हरियाणा की जनता को मैंने चुनाव के समय सपने दिखाए थे तो उनको साकार करके दिखाऊंगा। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।